महाविद्यालय सुजानगढ़ सह आचार्य हिंदी विभाग श्रीमती सुलोचना सोनी बीए भाग तृतीय में रस सिद्धांत के अंतर्गत रस निष्पत्ति का आज अध्ययन किया जाएगा। रस निष्पत्ति के मूल प्रवर्तक नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने रस के बारे में जो बतलाया है वह इतना अस्पष्ट है कि उसके आधार पर उसका वास्तविक अर्थ लगाने के लिए कोई भी कल्पना की जा सकती है। उनका रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र इस प्रकार है: विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव यानी नायक नायिकादि आलंबन और वाद्य वीणा मलय समीर आदि उद्दीपन, अनुभाव अर्थात अश्रु श्वेत कंपादि शारीरिक विकार और चेष्टाएं, व्याभिचारी भाव हर्ष स्मरण आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें संयोग और निष्पत्ति शब्द ही अब तक विवाद का विषय रहे हैं और इनके संबंध में भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों के विविध मत चलते आ रहे हैं। प्रश्न यह था, संयोग और निष्पत्ति शब्द से भरत मुनि का क्या तात्पर्य था। इसी को लेकर भिन्न भिन्न आचार्यों ने इनके भिन्न भिन्न अर्थ किए। उस कारण रस संबंधी कितने ही मत चल पड़े। इसलिए हम इस रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वालों में जो प्रमुख चार आचार्य हैं उनका ही रस निष्पत्ति का वर्णन करेंगे। इसमें चार मुख्य आचार्य भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त है। हम सबसे पहले भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद उस पर चर्चा करेंगे। रस निष्पत्ति सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट है। ये मीमांसक थे। इन्होंने अपना उत्पत्तिवाद चलाया जिसके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ लिया उत्पत्ति और संयोग का अर्थ लिया कार्य कारण संबंध। कार्य से तात्पर्य स्थायी भाव द्वारा रस और कारण से तात्पर्य विभाव अर्थात आलंबन प्लस उद्दीपन और संचारी भाव। भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ भी उत्पत्ति लिया है। उनके मतानुसार जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति ब्रह्मजन्य होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार अभिनय आदि में दर्शक नट तो रज्जु के समान है में रामादि का जो सर्प की प्रतीति की तरह होता है आरोप कर बैठता है, उस समय उसमें रस या चमत्कार की उत्पत्ति उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार सर्प न होते हुए भी मिथ्या आरोप से उत्पत्ति हो जाती है। दर्शक में चमत्कार या रस की उत्पत्ति आरोप मूलक होने के कारण कुछ लोगों ने इसे आरोपवाद भी कहा है। नट में विभावादि के संयोग से रस निष्पत्ति होने के कारण इसे उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। रस अनुकार्य में विद्यमान रहता है किंतु नट की अभिनय कुशलता से दर्शक की भ्रांति के कारण यह नट में उत्पन्न हुआ सा लगता है। इसकी विशेषताएं हैं। यह भरत सूत्र की व्याख्याओं में मूल में सर्वाधिक निकट है। इस मत में रस संबंध का सुंदर व्याख्या की गई है और ये बतलाया गया है कि स्थायी भाव ही विभावादि से परिपुष्ट होकर रसत्व को प्राप्त करता है। इस मत में रस को अनुकार्यगत मानकर काव्य और नाट्य में वस्तुगत सौंदर्य का महत्व बतलाया गया है और रस की व्यक्ति पर व्याख्या का सूत्रपात यहीं से हो जाता है और इस स्थिति से आगे बढ़कर रस मनः स्थिति तक पहुंच जाता है। इस निष्पत्ति के सूत्र की कुछ आलोचनाएं भी आई हैं। पहली है, भावों का अनुकरण किस प्रकार संभव हो सकता है। बाह्य बातों का अनुकरण किसी भी प्रकार भी हो सकता है पर अनुभूति का नहीं। दूसरी आलोचना है इसकी कि उत्पत्ति से सदैव कार्य कारण संबंध रहता है। कारण प्रत्यक्ष हो तो कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तीसरा बिंदु है, कुछ विपक्षियों को आपत्ति है कि यदि भरत मुनि का निष्पत्ति से तात्पर्य रसोत्पत्ति से है तो हास्य के भेद स्वीकार क्यों किए गए हैं। चौथा बिंदु आ रहा है इसका, भट्ट लोलट का कहना है कि पाठक आनंदित होकर चमत्कृत होता है
वह स्वयं इस भाव का अनुभव नहीं करता। भला यह कैसे संभव है कि पाठक जिस भाव का स्वयं अनुभव नहीं करता उससे आनंद क्यों और किस तरह से मिल सकता है। अब है शंकुक का अनुमतिवाद। बर्टोलेट के सिद्धांतों का परिष्करण करने और रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के कारण ही शंकुक ने अनुमतिवाद की स्थापना की। इस मत का आधार न्याय शास्त्र है। इसमें उन्होंने उत्पत्तिवाद का खंडन भी किया है। शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय से इस रस का अस्तित्व अनुमान द्वारा अभिनेता में स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही वे मूलतः रस का अस्तित्व ऐतिहासिक न्याय में ही मानते हैं। आपकी मान्यता है कि प्रेक्षक उसे देखकर आनंद प्राप्त नहीं करता किंतु अनुमान से आनंद उठाता है। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे दर्शक चित्र में चित्रित घोड़े को देखकर उस पर विश्वास कर लेता है। उसी प्रकार दर्शक नायक की वेशभूषा, वाणी तथा जीवन का अभिनय करने वाले को नायक ही समझ लेता है। न्याय शास्त्र का आश्रय लेकर अनुमाप्य और अनुमापक संबंध माना है। अनुमान के कारण ही यह वाद या सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाया। इस मत के विवेचन से स्पष्ट है कि रस की स्थिति मुख्यतः अनुकार्य में होती है और गौण रूप से सामाजिक की वासना में होती है। अनुकर्ता में केवल स्थायी भाव होता है, रस नहीं। इसकी विशेषता यह है कि आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति में सामाजिक को उचित महत्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। काव्य प्रतीति को लौकिक प्रतीतियों से विलक्षण कहकर शंकुक ने रस की अलौकिकता का प्रतिपादन किया है। शंकुक ने स्पष्ट किया है कि अनुकार्य कवि निबद्ध पात्र ही होता है। शंकुक ने रसानुभूति में नाट्यगत और प्रत्यक्षगत भाव की सीमाओं को भी स्पष्ट हुआ है। इसकी यह आलोचनाएं आई हैं। विभावादि की अप्रत्यक्ष स्थिति रस निष्पत्ति में कैसे सहायक हो सकती है? रस की सत्ता को यदि दर्शक या पाठक में नहीं माना जाए तो वह दूसरे के भावों को कैसे चमत्कृत कर सकती है? तीसरा है रसानुभूति आनंद में होती है। करुण जिसका स्थायी भाव शोक में रस किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? अब तीसरा बिंदु है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। भट्ट नायक ने बर्टोलेट और शंकुक के मत से असंतोष प्रकट किया है और बताया है कि दोनों ही भ्रामक है। भुक्तिवाद के समर्थक आचार्य भट्ट नायक ने रससूत्र से आए संयोगात शब्द का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किया है। उनकी दृष्टि से रस भोज्य है और विभावादि भोजक है। निष्पत्ति का अर्थ भक्ति मानकर उन्होंने अपने मत को प्रतिष्ठापन किया। अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अभिधा शक्ति को स्वीकार करके भी उन्होंने भावकत्व और भोजकत्व दो नए व्यापारों की कल्पना की तथा इन्हीं के सहारे रसानुभूति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि अभिधा काव्य का बोधन कराती है, भावकत्व साधारणीकरण में सहायक होती है और साधारणीकृत इसका व्यर्थ का सामाजिक रस रूप में भेद करता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। साधारणीकरण व्यापार के द्वारा भट्टनायक ने सुख दुखात्मकता से रसानुभूति की भिन्नता का प्रतिपादन किया है। वे करुण रस की आस्वाद्यता को समझाने में सफल रहे हैं। भट्टनायक ने ही सर्वप्रथम रसास्वाद की तात्विक व्याख्या प्रस्तुत की है और रस को ब्रह्मानंद सहोदर बताया है। इसकी आलोचना है यह मत सर्वमान्य हुआ किंतु इसमें भी एक त्रुटि पाई गई है। वह यह है कि काव्य की तीन शक्तियों को मानने का आधार क्या है। अभिनव गुप्त के मत में इन तीन काल्पनिक आधारों की आवश्यकता नहीं मानी गई है। अंतिम चौथा है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का कहना है कि मनुष्य समय समय पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पड़कर जिन जिन भावों का अनुकरण करता है वे सभी वासना या संस्कार रूप में उसके हृदय में स्थिर रहते हैं। मतलब यह है कि स्थायी भाव पहले से ही वासना या संस्कार रूप में मनुष्य के हृदय में स्थिर रहते हैं किंतु सामान्य अवस्था में उनका अनुभव मनुष्य को नहीं हो पाता क्योंकि उन पर अज्ञानता का आवरण छाया रहता है। परंतु किसी विशेष घटना या नटों के कुशल अभिनय द्वारा विभावादि के प्रदर्शन से वे व्यक्तावस्था में आ जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि रस की अभिव्यक्ति केवल वासना जन्य संस्कारों की अभिव्यक्ति है। यदि वे संस्कार नहीं है तो
रस की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती है और सहृदय व्यक्ति भी वही व्यक्ति कहलाते हैं जिनके हृदय में वे संस्कार विद्यमान रहते हैं। वासना शून्य मनुष्यों को तो साहित्य दर्पणकार ने लकड़ी की कुल्हाड़ियां या पत्थरों के समान संवेदना शून्य कहा है। मनुष्य हृदय 3 प्रकार से सहृदय हो सकता है, सांसारिक अनुभव से, पूर्व जन्म के संस्कारों से और अभ्यास से। किंतु जो इन तीनों सौभाग्यों से वंचित है वे सहृदयों की श्रेणी में आ पाते। शास्त्रकारों और मीमांसकों को इसी श्रेणी में स्थान दिया गया है। विशेषताएं हैं इसकी। इस मत में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वासना रूप संस्कारों की स्वीकृति है। दूसरा आता है, अभिनव गुप्त ने रस विघ्नों का वर्णन कर उनका निवारण युक्ति पूर्वक किया है। तीसरा है, अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के भावकत्व और भोजकत्व व्यापार को न मानकर साधारणीकरण को स्वीकार किया है। चौथा है, रस को व्यंग्य तथा विभावादि के व्यंजक मानकर अभिनव गुप्त ने ध्वनि एवं रस का सुंदर समन्वय उपस्थित किया है। इसकी आलोचना आई है। इस मत में रस की अभिव्यक्ति मानी गई है, जबकि अभिव्यक्ति उसी की होती है जिसकी पूर्व में सत्ता हो। रस तो विभावादि के उपस्थापन पर ही आस्वाद्य होता है। विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य मानने पर रस के साथ उनका पौर्वार्य मानना पड़ेगा। महीम भट्ट ने रसाभिव्यक्ति का उक्त विवेचन कुछ असंगत बताया है। उक्त चारों वादों में आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद ही सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है और परवर्ती सभी आचार्यों ने इसे ही रस निष्पत्ति का सही सिद्धांत स्वीकार किया है। इस प्रकार अभिनव गुप्त का मत निर्दोष होने से भरत के रस सूत्र की सच्चे अर्थों में व्याख्या प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।